के.आर. भट्ट जी मौजूद हैं, जो कि रजिस्ट्रार हैं श्री देव सुमन जी के। तो हम उन्हें तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार मेरा। आप सभी का सादर नमन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी हम लोग जो हमारी जो संस्कृति है हम उसको ध्यान में रखते हुए हम अब प्रार्थना करेंगे और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दीप प्रज्वलन हम लोग सबसे पहले करेंगे। ऐसा हुआ ना कि बस संजोग है ये। आज जिस अवसर के लिए हम लोग, जिस ओकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, वो हम सभी लोग इस सब्जेक्ट से और इस जो हमारी जो ओकेशन है उससे हम लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं और समझ सकते हैं कि हेलन केलर का जो जन्मदिन भी है आज। और वो जो एक फर्स्ट महिला थी जो कि डेफ ब्लाइंड थी और उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी। तो आज हम लोग सब उनकी जीवनी भी बनाएंगे और उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन थी और एक डिसेबिलिटी फील्ड में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को मायने नहीं रखा और उन्होंने अपनी जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी, उसी तरीके से हम लोगों को भी उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हो जाएगा सब कुछ काम, लेकिन अगर हमारे अंदर, अगर हम एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में देखें तो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए, बिकॉज वी आर स्पेशल। हम लोग स्पेशल फील्ड को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं एज अ जनरल फील्ड, तो हमें अपने अंदर ही क्रिएटिविटी पैदा करनी है, हर एक चीज को मॉडिफाई करना है, बच्चों को उसी के हिसाब से हमें टीच करना है। तो आज का जो हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो जो सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित सभी लोगों का मैं एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। और इस प्रोग्राम को जो सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी जो टीम रही है DSCR की, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही ये आज प्रोग्राम संभव हो पा रहा है। और उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में हमारे जो देव सुमन से हमारे प्रोफेसर आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और दिल से वेलकम करती हूँ। प्रोफेसर के.आर. भट्ट जी को वो प्लीज यहाँ मंच पे आए और हमारे बीच में 2 शब्द इस ओकेशन के बारे में भी बताएं और अपना आशीष हमें दें। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे बीच में इस संस्थान के हमारे बहुत ही लोकप्रिय डायरेक्टर वर्मा जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुरेंद्र ढालावाल जी और हमारे इस संस्थान के सारे प्यारे बच्चे और हमारी मातृशक्ति। सबसे पहले आज मैं इसको पावन दिवस कहूँगा कि हमारी हेलन केलर जो दिवस आज मना रहे हैं, उनका योगदान जिस प्रकार से हमारे बीच में डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जो उन्होंने किया है, तो उसके लिए सर्वप्रथम हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करेंगे, उनको नमन भी करेंगे, क्योंकि उनने जो इस क्षेत्र में काम किया है, एक नई प्रेरणा दी है, नई दिशा दी है
और इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम का समय उठाए गए होंगे। आज वो मूर्त रूप ले रहा है। आप लोग आज यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देखा करता था कि कभी कभी पहले इधर से आता था एक मेरे हमारे गांव के मेरे एक भतीजा भी था, वो भी उसको आई ब्लाइंडनेस थी, वो यहाँ पर उसने शिक्षा ली है बहुत पहले। तो एक दो बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था, तब मैं सिरदेव सुमन में नहीं था, तब मैं कहीं अन्य था। तो यहाँ पर आके जो आप लोगों का जो देखा पढ़ाई के प्रति रुख, जो आप लोगों की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को लेके मैंने तब जो है बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा था। यहाँ पर खुशी हुई थी कि देखिए हम जो बच्चों को मुख्य धारा में ला रहे हैं, जो आज हमारे अंग हैं, हमारे समाज के अंग हैं, हमारे खुद के अंग हैं। डिसेबिलिटी होना कोई एक खराब बात नहीं, लेकिन उसका जो है हमें उसके कैसे जीना है, उस एनवायरनमेंट में कैसे हमको जीना है, कैसे रहना है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हमें समाज के लिए करना है, चाहे जैसी भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखिए, अभी आपका पिस्टल बीट में कोई कार्यक्रम हुआ था स्पोर्ट्स का, उसके लिए मेरी उनके पिस्टल बीट के चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैंने कहा बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा, मेरे को भी उन्होंने बुलाया था और बहुत अच्छा उनका जो है ये आप लोगों का कार्यक्रम रहा। पूरे मैं समझता हूँ प्रदेश से, शायद कहीं से, पूरे उत्तर प्रदेश से भी लोग आए थे, बच्चे आए थे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम उनका रहा। तो ये सब हमें जो है एक एनर्जी देते हैं, एक ताकत देते हैं। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से आपके यहाँ के बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, तो हम लोग जब भी आप लोगों की सेवा का अवसर मिलता है, आप लोगों के प्रति देखिए, चाहे परोक्ष या अप्रोक्ष में, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोफेसर लालवाल साहब जी हैं, एचओडी साहब हैं, तो ये सब कर रहे हैं, आपके प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, आपके लिए अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। आना नहीं होता है, लेकिन आज तो ये बहुत ही संजोग की बात थी। बहुत अच्छा, ये एक पता नहीं, मैं यहाँ पर कोई काम से आया था तो सर ने बोला कि आप आ जाओ, तो मैं हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे सुरेंद्र जी का बहुत तहे दिल से मैं आभार भी व्यक्त करूँगा और उनका धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने देखो बुला लिया मेरे को। बड़ी मुझे मन से खुशी है आप लोगों के बीच में आने का। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। इस संस्थान के आने पर ही मुझे एक एनर्जी सी महसूस होती है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि देखो ये बच्चे किस प्रकार अपने ट्रैक पर जाते हैं, कैसे ये लोग बिल्कुल एक इशारे से जो है, ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड है, भगवान का एक दिया हुआ आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप इतनी कठिन परिस्थितियों में रोड पार करते हैं, रोड को आगे किनारे चलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस संस्थान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। मैं कहूँगा कि इस योगदान से आप लोगों को एक संस्थान में पढ़ने से एक नई दिशा मिलती है, नए आपके जो है इसमें रोजगार के भी सर्जन हमारे यहाँ देखिए, भारत सरकार आरसीआई जो है रोजगार के भी इसमें 5% का कोटा उन्होंने इसमें कर दिया है ना। तो सारे सरकारी जॉब में 5% का कोटा आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी पहल है और मैं तो चाहता हूँ इसको और बढ़ाना चाहिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठाएं। जॉब में सब लोगों को मुख्य धारा में आना है। तो साथियों, आज इस अवसर पर मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी लोगों का जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे लालवाल सर हैं, तो मैं इन सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक रूप से धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने जो है मुझे एक सूक्ष्म एक क्षण कहते हैं उसको, एक पल में ही जो आपने मुझे बुला लिया और मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़े, आपका भविष्य उज्ज्वल हो और समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चले, यही मेरी आपसे दिल से शुभकामनाएं भी। धन्यवाद, नमस्कार।
यहाँ आके भी हमारी ये जो प्रोग्राम को बहुत अच्छा सुशोभित किया है। इस वक्त हम लोग के बीच में मिस सुमना सैमुअल मैम उपस्थित हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप स्टेज पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। शी इज अ लो विजन एक्सपर्ट। मैं इस वक्त हमारे डायरेक्टर सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अब आप आके हमें आशीष दें। और इस वक्त डायरेक्टर साहब की मीटिंग भी है, तो वो हमें जो ये कीमती समय उन्होंने हमें दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद पहले देना चाहती हूँ उन्हें। थैंक यू सो मच सर। प्लीज कम एंड से समथिंग फॉर अस। धन्यवाद इंद्र जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज का हिलन केलर दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मंच पर उपस्थित हमारे प्यारे रजिस्ट्रार साहब, मैं आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सूक्ष्म समय में ही आपने हमारी जो रिक्वेस्ट थी आपने सर अप्रूवल दे दिया और हमारे साथ जो शोभित किया मंच को। और मेरे कुलीग डॉक्टर अल्वाल और सैमुअल मैम, आप सभी को मैं बहुत बहुत आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि बेसिक जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं थ्रू टच से, और टेस्ट से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद चख भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी दिव्यांग हैं उनमें से सिर्फ एक ही, जैसे कि चाहे लो विजन बोले चाहे टोटली ब्लाइंड बोले, उसी से ही हमारे साथ पीड़ित या दिव्यांगता है उनके में मौजूद है। पर जस्ट इमेजिन कीजिए किसी के पास में अगर 2 सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है तो उसके लिए पूरी जिंदगी जो है कैसे, मतलब वो कैसे चलेगा, कैसे वो महसूस करेगा, कैसे वो आगे अपना जो नित्य नेम काम है और दूसरे मेन जो काम है वो किस तरह से अपने आप को उस कदम में रखाएगा। और ये बात मैं करूँ 1880 की बात करूँ तो उस समय तो शायद ये बिल्कुल भी जो बात रहेगी, क्योंकि आज के समय में हमारे पास बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स भी हैं, बहुत सारे हमारे पास रूल्स रेगुलेशन भी हैं, जैसे कि RPWD एक्ट 2016 की हम बात करें तो उस समय तो वो एक पहली ऐसी महिला थी जिनको अभी तो एक की जगह 2 दिव्यांगता मौजूद थी, और उन सभी को उन्होंने निकाला और अपनी कठिनाइयों को स्वीकारा और किसी तरह वो बिल्कुल नहीं हार नहीं मानी और दृढ़ता के साथ में वो संसार के साथ और अपने दिल विश्वास के साथ उन्होंने अपने आप को प्रूव किए। इतना ही नहीं, वो एक बहुत अच्छी ऑथर भी रही और उन्होंने ग्रेजुएशन भी की, और इसी के साथ उन्होंने अपने पूरे विश्व में एक अपनी नई पहचान भी बनाई। आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्ले भी रखा है, जिसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस किस प्रकार की कठिनाइयों को सहा। अभी तो मैंने कई सालों से मैंने महसूस भी किया है, मैंने कई दिव्यांगों को बैठ के रोते हुए देखा। मैंने उनसे ये पूछा क्यों है, तो वो कहते कि भगवान ने मुझे क्यों चूज किया। आपको इसलिए चूज किया क्योंकि भगवान जानता है कि आप बहुत मजबूत हैं और आप यू आर नॉट डिसेबल, यू आर एबल, और आप लोगों को बता भी सकते हैं। और इस चीज को हमने प्रूव भी किया संस्थान ने, जिसके कारण संस्थान के जो चाहे विद्यार्थियों की बात करें चाहे टीचर्स की बात करें, उन्होंने उनके जो शिष्य हैं आज कहीं ना कहीं अपनी पहचान बना रहे हैं, देश को संवार रहे हैं एज एन आई ऑफिसर। तो इससे हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये तो बात रही उन दिव्यांग व्यक्ति विशेषों की, और जो किसी प्रकार से दिव्यांग नहीं है तो आप लोगों को तो भगवान की दया से आपको और भी आगे जाना चाहिए, और हमारा आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप बाकियों को जो है
उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप सभी अपने अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं और आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं आप लोगों को गाइड भी करेंगे। तो इन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हेलन केलर ने कहा था कि उनका जो वो कहना था कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीज़ों को ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जा सकता है। ये उनके शब्द थे और आज हम लोगों ने उन्हीं की जो जीवन उनका जन्मदिन भी है, तो आज हम लोगों ने इसी उपलक्ष्य में कुछ प्रोग्राम रखे हुए हैं, जो कि पहला प्ले जो होगा हमारा वो होगा स्टोरी ऑफ हेलन केलर पे। और हमारे जो बीएड डेफ ब्लाइंड के जो कोर्स कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने ये प्ले तैयार किया है, तो मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। और जो नेक्स्ट जो प्ले होगा वो होगा बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हेलन केलर, जो उनकी लाइफ थी उसके बारे में बताएंगे। तो वो जो हमारे जो बच्चे हैं बीएड स्पेशल विजुअल इम्प्रूवमेंट की सेकेंड ईयर के बच्चे ने ये प्ले ऑर्गेनाइज किया है और वो लोग भी इस प्ले को करेंगे। उसके बाद हम स्पीच सुनेंगे मिस्टर प्रशांत सर से। आज उनकी जो जीवनी है उनके बारे में बताएंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो बताएंगे। और उसके बाद हम थर्ड प्ले देखेंगे राइट ऑफ डिसेबिलिटी, जो कि हमारे बीएड के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने तैयार किया है और उसके जो गुरु रहे हैं हमारे नरेश, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया टोटल प्रोग्राम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने खूबसूरती तरीके से उन्होंने कम समय में बहुत अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। जो भी उन्होंने थीम रखी है, जो भी उन्होंने अपने जो प्ले का जो रोल किया है, बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो हम ये हमारे आज की थी। और जो लास्ट हमारी जो स्पीच देगी वो मिस विशा, जो कि इंस्ट्रक्टर हैं एमिड की, उनके द्वारा हम लोग ये स्पीच सुनेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ पे हमारे मौजूद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ढालवाल सर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, सो मैं उनका वेलकम करती हूँ तहे दिल से। और प्लीज सर आप आए और हमारे बीच में 2 शब्द रखिए। थैंक यू मैडम। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तो तुम हो तो क्या तुम हो। मुझे तुमसे जाना जाए और तेरी पहचान मैं बनूं। शायद आज का दिवस कुछ ऐसी ही अभिप्रेरणा से ओतप्रोत है। मैं सर्वप्रथम मंचासीन परम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि, जो कि जिन्होंने स्वयं का कि एकदम क्षण में वो प्रकट हुए ईश्वर की तरह, तो मैं प्रोफेसर भट्ट साहब का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि सर आपने जो है इतना एकदम से तुरंत जो है हमारे इनविटेशन स्वीकार किया और मंच को सुशोभित किया। सुनैना मैडम स्वयं में एक त्याग और कर्मठता का प्रतीक। मैं सुमन्ना मैडम को भी तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं मैडम और धन्यवाद भी देता हूं। मैं फिर उसी वाक्य पे आता हूं कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही हो तो क्या तुम हो। हेलन केलर, जिनके
जिस दिवस को हम आज यहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कल्पना कीजिए कि या सोच करके देखिए कि हेलन केलर क्यों है। क्या खाली केवल हेलन केलर होने की वजह से वो हेलन केलर है? कोई आप में से जवाब देगा? क्या हेलन केलर थी इसीलिए हेलन केलर है? इसके पीछे जो है उनके जो शिक्षक जो थे उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा कि जिस वजह से वो हेलन केलर बन पाई। जन्म से दृष्टि दिव्यांगता और श्रवणबाधिता के साथ जन्मी हेलन केलर जिनको हम ऐसा महसूस कर सकते हैं आज इतने एडवांसमेंट के बावजूद भी हम जिसमें डेफ ब्लाइंडनेस को जब हम परिकल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, या हम क्या करें, अपने आप को एक मजबूरी में महसूस करते हैं। लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि ब्लाइंडनेस के साथ साथ डेफनेस होने के बावजूद हेलन केलर बन सकी। उनके पीछे उनके जो शिक्षक थे उनका बड़ा ये महत्वपूर्ण योगदान था, और ये हम लोगों के लिए, इस संस्थान के लिए इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग जो है शिक्षक बनने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम जो है अच्छे मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आए हैं। तो देखिए हम मनोवैज्ञानिक या शिक्षक, हम अपने जो दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित या दृष्टि एवं श्रवणबाधित जो हमारे छात्र हैं उनकी वजह से हम बनते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसमें अपना जो योगदान देते हैं तो शायद हम जो है उनको पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अकेले में शायद ही कल्पना की जा सकती है कि हम अकेले में शायद पूर्ण नहीं हैं, तो इसीलिए एक इंटीग्रेटेड जो एनवायरनमेंट की अगर हम कल्पना करें और एक ऐसे समाज जिसके अंदर सभी लोगों का अपना योगदान है और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ हमें ये संस्थान जो है सिखाती है। और निश्चित रूप से हेलन केलर की जो जीवनी है जिसमें कि जैसा कि अभी इंदु मैडम ने कहा कि भी बहुत सारी चीज़ों का मंचन होगा, भाषण होगा, हम उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा सा समय इसमें अपने फिलोसॉफिकल इन सब थॉट्स में ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और हम लोग एंजॉय करें और यहाँ से सीखें, अभी प्रेरणा लेकर के जाएं। और निश्चित रूप से ये कर्म भूमि हमारी NIVH निपवेट, यहाँ पे हमें पूरी तरीके से एम्पैथी के साथ, सिंपैथी के साथ नहीं, हमें एम्पैथी के साथ जो है उस दर्द को महसूस करते हुए हमें जो है उसका समाधान है ना और निराकरण करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं इस वक्त मिस सपना चौहान मैम को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो आए और आगे का कार्यक्रम अनाउंस करें। थैंक यू इंदु मैम। सो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हमारे सामने एक प्ले करेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ हेलन केलर, जिसे प्रस्तुत करेंगे योगेश, अरुणिमा, प्रियंका, सपना, शिवांगी, ज्योति एंड शीतल। 1980 को अमेरिका के टस्कम्बिया अल्बामा में हुआ। उनके माता पिता का नाम केट एडम्स केलर और आर्थर एच केलर था। पहले दृश्य में मिसेस केलर कमरे में प्रवेश करती है। हेलेन, 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 उठो बेटा, देखो कितना सुंदर दिन है। हेलेन, अरे क्या हुआ बेटा?
अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या हुआ? हेलन को तेज बुखार है। क्या फिर से? मुझे लगा ये बेहतर होगी, लेकिन इसका बुखार तो वापस आ गया है। चलो तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अब दृश्य में डॉक्टर प्रवेश करते हैं और वो हेलन की जांच करते हैं। क्या हुआ इसे डॉक्टर? आपने मेरे आने से पहले कितने समय इंतजार किया है? हेलन को 2-3 हफ्ते पहले बुखार आया था, फिर वो उतर गया। हमें लगा वो ठीक हो गई है। आपने मेरे आने से पहले काफी इंतजार किया है। क्या आपने इसके व्यवहार में कोई बदलाव देखा? हाँ, अब जब मैं हेलन को कुछ करने के लिए कहती हूँ तो वो जवाब नहीं देती और चुप रहती है, बोलने की कोशिश नहीं करती। रुकिए, ध्यान से देखिए। वो देख नहीं पा रही है और सुन भी नहीं पा रही है। इस बुखार की वजह से वो देख और सुन नहीं पा रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर? इसे दवाई दे दीजिए, कुछ करिए प्लीज। हेलन को दिमागी बुखार है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। दूसरा दृश्य। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं क्या करूं। हेलन काबू से बाहर होती जा रही है। वो मेरी कोई बात नहीं मान रही है। हेलन अपनी छोटी बहन के लिए भी खतरा बनती जा रही है। हम क्या करें? हेलन को अपनी भावनाएं व्यक्त करना सीखना होगा। वो अपने मन की बात नहीं समझा पाती, इसी वजह से वो अक्सर गुस्से में रहती है। हमें किसी को ढूंढना चाहिए जो हेलन की मदद कर सके। वो ना बोल पाती है ना सुन पाती है, वो कैसे बात करेगी किसी से? उसे मदद की जरूरत है, हमें किसी को ढूंढना चाहिए। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को ढूंढता हूँ। मिस्टर केलर अलग अलग स्कूलों में चिट्ठियां भेजते हैं। कुछ समय बाद पर्किंस के निर्देशक माइकल एलेग्नोस का संपर्क आर्थर केलर से हुआ। एलेग्नोस ने तुरंत एन नाम इस पद के लिए प्रस्तावित किया और उन्होंने 3 मार्च 1887 से केलर के घर में अपना काम शुरू किया। यह 49 साल के उस रिश्ते की शुरुआत थी जिसमें एन ने स्वयं को हेलन के साथ पहले एक शिक्षिका, फिर शासिका, फिर एक साथी और अंत में एक घनिष्ठ मित्र के रूप में विकसित किया। तीसरा दृश्य। मिस एन केलर्स के घर पहुंचती है। हेलन घर के बाहर बैठी है और मिसेस केलर उन्हें दूर से देखती है। मुझे खुशी हुई आप यहाँ आई मिस। मिस एन सुलीवन मेरा नाम है। मैं यहाँ हेलन से मिलने आई हूँ। ये हेलन है। हेलन बहुत खूबसूरत है, मैं उससे मिलना चाहूंगी। मुझे नहीं पता वो आपको देख के कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो अभी आपसे अनजान है। नहीं मत, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ही आई हूँ। आइए। एन हेलन से मिलती है और हेलन डर जाती है। अरे हेलन वो डरो मत एन को बेटा। धक्का दे देती है। हेलन डरो मत। हेलन देखो देखो हेलन मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। हेलन देखो। हेलन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हेलन गिव मी हैंड। हेलन गिव मी हैंड। गिव मी हैंड। देखो हेलन मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ। हेलन TOLL TOLL doll. Helen, try again. Helen. TOLL. Well done, Helen. Well done. हेलन पहली बार अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश यहाँ से करती है। इसके बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं। आइए, मैं सब थक गई होंगी, खाना खाने के लिए। खाना परोसे जाने के बाद मिस एन देखती हैं कि हेलन सबकी थाली से खाना उठाकर खा रही है और जैसे ही हेलन मिस एन की थाली की तरफ हाथ बढ़ाती है, मिस एन हेलन का हाथ पकड़ लेती है। हेलन अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है और मिसेस केलर भी मिस एन को रोकती है। मिस एन मिसेस केलर को समझाती है कि हेलन को अनुशासित करने के लिए उसे रोकना जरूरी है। वो मिस्टर केलर से कहती हैं कि वे हेलन के साथ कॉटेज में अलग रहना चाहती हैं और वहीं उसे सिखाना चाहती हैं। हेलन के माता पिता मान जाते हैं। कॉटेज में मिस एन हेलन को टेबल पर बिठाती है।
उसे चम्मच से खाने की शिक्षा देने की कोशिश करती है। हेलेन चम्मच फेंक देती है। मिस एन हेलेन को चम्मच तक लेकर जाती है और हेलेन से वो चम्मच उठवाती है। वो हेलेन को वापस टेबल तक लाती है और उसे दोबारा सिखाने का प्रयास करती है। You can do it, Helen. You can do it. कई प्रयासों बाद हेलेन चम्मच से खाना सीख जाती है। फिर मिस एन मन में कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाओ। तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा है हेलेन। मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ पा रही हूँ। मैं भी देख नहीं पाती थी। चौथा दृश्य, बागीचे में। हेलेन मिस एन से पानी मांगती है। वो पानी पीती है और फिर मिस एन से थोड़ा और पानी मांगती है और मिस एन को ग्लास वापस करती है। हेलेन के हाथ से पानी गिर जाता है और वह पानी को महसूस करती है और ग्लास गिरा देती है। वह जग में अपना हाथ डालती है और उसे पानी महसूस होता है। मिस एन हेलेन का हाथ अपने मुंह पर रखकर हेलेन को सिखाती है। वाह 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 टा 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 र वाह टा र वाह टा र। वेल डन हेलन, वेल डन। मिस एन मन में कहती है, ये तो बस शुरुआत है। तुम अब इस दुनिया को जानोगी जो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी वहां मिस्टर एंड मिसेस केलर आते हैं। थैंक यू सो मच मिस एन। हम हेलन को यहाँ लेने आए थे। हमने दूर से आपको देखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिस एन। फर्क है आपने और मुझ में। आपने जो काम 20 साल में किया, मुझे 40 साल लग गए, बट फाइनली आई डिड इट। नेवर टू गिव अप, ये बच्चे डेफ ब्लाइंड का कोर्स कर रहे हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से इसको दर्शाया है। नेक्स्ट प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं इस वक्त हमारे बीच में मिस सुमोना सैमुअल मैम उपस्थित हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो मंच पे आएँ और हमारे बीच में इस ओकेशन के लिए हमें कुछ बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी हेलन केलर्स डे। I feel proud standing here today because I had an opportunity to go to USA and visit Perkins School for the Blind in Boston, where Helen Keller did her studies. और जो गाइड है हमको लेके जो स्कूल घुमाया, उन्होंने हमको बताया ये हेलन केलर का क्लासरूम रहा करते थे। चैपल एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जब हेलन वाइब्रेशन से सीखते थे, एंड हर ब्रेलर दैट वाज ऑल ऑन डिस्प्ले। सो आई फील प्राउड माई सेल्फ, like by sitting and attending the program today, I could visualize the Helen Keller, how she was in her school time, and we have already seen her starting, how she was, and now she become the world famous. मैं आज आपके सामने
एक छोटी सी लड़की की कहानी, जिन्होंने एक ब्लाइंड लड़की है, उसका नाम आशा पटवाल है, रुद्रप्रयाग से आई है। जब वो 5 साल की उम्र है, जन्म से दोनों आंखों में मोतियाबिंद से ब्लाइंड थी और उनका फादर भी ब्लाइंड है, बड़ा ब्रदर भी ब्लाइंड है, सिस्टर भी ब्लाइंड है और एक खुद ब्लाइंड है। वो दाखिला करने के लिए शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड राजपुर में आ गया। जब मैंने उसको देखा, वो लड़की ब्लाइंड है, बट मुझे समझ में आ गया इसका ट्रीटमेंट देगा तो शी विल बी एबल टू सी बेटर। और मैंने उसको डॉक्टर के पास ले गया और 5 साल का उम्र, जो उस टाइम देहरादून में पीडियाट्रिक फैसिलिटी नहीं था, तो मैं दिल्ली लेके गई। उसका आंखों का मोतियाबिंद का सर्जरी कर दिया, वो देखने लगी। उसका वो था 2008 सितंबर में सर्जरी हो गया था और उसका आंखों में दवा डालते और उसको ABCD अल्फाबेट शुरू कर दिया पढ़ाना, A to J करा और विंटर वेकेशन हो गया। जब विंटर वेकेशन हो गया तो सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं और आशा भी अपने घर चली गई और स्वीट गर्ल एकदम खेल कूद में आगे, हर कामों में आगे थी और जल्दी सीख भी लेती थी। घर में उसको क्या हो गया, दिमाग का बुखार, मेनिंजाइटिस हो गया और विलेज में इतने फैसिलिटी नहीं था। वो एक सिंपल बुखार के लिए इलाज कराया और जब वो वापस छुट्टी खत्म होके वापस आ गया तो वी हैव सीन टोटल चेंज इन हर। वो अपने बात को हमको बता नहीं पा रहे और हमने उनका पापा को पूछा क्या हो गया लड़की को, तब बोला इसको बुखार आया था, हमने खुद इलाज कराया, बस ऐसा छोड़ के चला गया। Then we find it so difficult to communicate to her and she to communicate to us. और एक दिन ऐसा हो गया, किसी का हाथ से एक स्टील का प्लेट गिर गया। अब सब ब्लाइंड बच्चा जहाँ से आवाज आया उधर उनका नजर घुमा गया और सिर्फ आशा वैसे ही खड़ी। तब समझ में आ गया इसको सुनाई नहीं दे रहा। फिर मेरा असेसमेंट शुरू हो गया, उसको लेके ENT डॉक्टर्स के पास, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने लगा। आखिरी में बेरा टेस्ट करके बताया शी इज प्रोफाउंड डेफ। थोड़ा सा लो विजन है आफ्टर सर्जरी और अभी वो प्रोफाउंड डेफ हो गया। फिर क्या करें, और A to J तक उसने पढ़ा है, अभी आगे उसको कैसे सिखाए, बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने। और मेरा कुछ टीचर्स बोले मैम हम लोग का सब एक्सपीरियंस है ब्लाइंड को पढ़ाते हुए, बट ये लड़की डफी है, जो हम लोग को बहुत सिखाना चाहते हैं वो कैसे समझाए। और किसी ने ऐसा भी सलाह दिया उसको घर भेज दो। हमने बोला परमेश्वर ने एक बच्चा मेरे हाथ में दिया, कुछ तो इनके लिए इंतजाम करना है। मैंने बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में चली गई। उधर जो अंजलि अग्रवाल मेरा फ्रेंड थी, मैंने बोला मैम थोड़ा सा मुझे मदद करो, प्लीज़ टीच मी बेसिक साइन लैंग्वेज। तो उन्होंने 15 दिन का मेरे को कोर्स दिया, बेसिक साइन लैंग्वेज, अपना जो बेसिक नीड्स को कम से कम कम्युनिकेट करें। सीख के वापस में जाके आशा को सिखाते रहे। Then we become, signing to each other and we become very, very close friends so that we could communicate. Then the question came, because after A to J I cannot proceed how to teach letters. Then I went and asked Bajaj Institute, Anjali,
please keep her for 15 days. Now it's a big question how to educate her. Then they said, ma'am, we have only experience of teaching hearing impaired children, not blind. Then I said, I will give full support in helping Asha to learn. So 15 days trachea, and then I went back. Now what shall we do? Can you tell me your decision? Then they said, ma'am, teachers already love her, so we all will try. I said, okay, I will give you 100% my support, and teachers also, they took a step, and then we started her training. Very, very difficult. Anything new word, I take her to the, exactly like if somebody's birthday, because we didn't know how to explain. So we take her to events, wedding, programs, like that, we taught her, and slowly she learned to pick up. And Asha, the base, learned up to class 12. She just passed out now, Indian Sign Language, and signing close to her face. Her right eye, she had retina detachment twice, and surgery done, Dehradun and Delhi, but unfortunately she lost her vision in her right eye. Only she has 3/60 vision in her left eye. She is able to do large print, and that they showed, like a vibration, and if any difficult word I have to teach her, I sign on her hand, then put her hand on my lips or even my throat, so that difficult words were taught. And in 2011-14, when she was 11 years old, she was selected to go to Deaf Youth Camp in Washington, D.C. So I prepared her. She stayed in my home, all the table manners, how to use the washroom when you go abroad, even airport, how to use, all that taught her. And she stayed for 3 weeks in USA, Washington, D.C. and had a very good time. Her confidence has really come up. And then in 2020, United Nations World Data Forum gave us an opportunity to make 1-minute video. And by the time Sharp School, we were partners with the Sense India International. So they are the people who support and work with the deaf blind people. So we were partners. Sharp Memorial School was a partner for Sense International India. फिर उनके साथ जुड़ते हुए हमको ये प्लेटफॉर्म मिला to make 1-minute video, and that was, the topic was leave no one behind in data. जो क्या करते हैं जब सेंसस वगैरह लेने हमारे घर में ऑफिसर्स आते हैं, एक्चुअली इन द विलेजेस क्या करते हैं, विकलांग जो बच्चे हैं उनको छुपा देते हैं और जो एबल बच्चे का नाम लिस्ट में दे देते हैं. तो आशा का स्पीच, वो स्पीच मैंने बनाया था 1 मिनट का, और आशा को साइन लैंग्वेज में सिखाया. शी साइन and she gave this message. It's powerful message. 190 countries participated, and India से 11 जो वीडियोस था, and top 10 में आशा का वीडियो top 10 में आ गया. Then on the final result, India, Uttarakhand, Asha, top. So when Asha, receives such recognition, you as a teacher, you also feel so proud.
आपने कभी एक दिन ऐसा सोचा था ये लड़की क्या कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं ना दिख सकते हैं, बट आज वो लड़की पिछले साल अक्टूबर में शी वॉज इन्वाइटेड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डेटा फोरम इन स्विट्जरलैंड to come and receive her participation certificate. So I am proud to say Asha travelled all the way to Switzerland with another deafblind girl, Shruti Lada, from Sense India International from Ahmedabad, and she went and received her certificate. And she completed her class 12 exam through NIOS board, and she did quite well. So just, she passed her exam, so just waiting for her marks to come. So especially I wanted to challenge all the special educators sitting here. If you can change one person in your life, you achieved great things. And especially I dedicated my life for 36 years for children with a blindness, but Asha came as a challenge to me. I could not refuse, but I myself find a solution how to support her. In Dehradun, Bajaj Institute was the only place where Indian Sign Language was taught. So learned, you have to walk an extra mile to help people with such disabilities. So it is possible, but थोड़ा अपने आप को थोड़ा इस स्थान में डाल दीजिए और एक एक बच्चा को आप हेल्प करके एंड दे कैन रीच ग्रेटर हाइट्स. मैं आपको ये बता रही, जब आशा का जीवन देख लो, कभी कभी मैं बोलती हूँ तू इंडिया का उत्तराखंड का हेलन केलर. सो आई एम श्योर शी विल हैव अ गुड फ्यूचर. शी वुड लाइक टू डू कॉलेज. आई एम लुकिंग फॉर कॉलेजेस Delhi, Mumbai, Ahmedabad, where she can learn in sign language. So that's what. And thank you very much. I hope Thank you so much, ma'am. मैम ने कहा एक बहुत अच्छी लाइन कि हम भी अपने जीवन में एक बच्चे को सही राह पे ला सकते हैं, क्योंकि जीवन को सुधार सकते हैं क्या. तो ये हमारे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए और है भी, और हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे आगे चल के हमें भी अपने ऊपर प्राउड हो. तो नेक्स्ट जो हमारा, मैं आगे का प्रोग्राम बढ़ाना चाहती हूँ. जो हमारा नेक्स्ट शो है, स्किट है, वो बीएड के स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो कराने वाले हैं, और उनका जो थीम है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हेलन केलर. उनकी लाइफ कैसी रही और उन्होंने कैसे पढ़ना सीखा, फर्स्ट वर्ड उन्होंने क्या सीखा, वो हमारे इस स्किट के द्वारा आप लोग जानेंगे. मे बी सिमिलर टू फर्स्ट स्किट ऑल्सो, बट इसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हेलन केलर ने अपना फर्स्ट वर्ड क्या सीखा. और मैं लास्ट में ये पूछूंगी कि उन्होंने क्या सीखा, फर्स्ट वर्ड बोलना. ठीक है, तो मैं यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ, और मैं आप लोगों को मैं भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने ये सुंदर तरीके से ये स्किट को तैयार किया है, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्किट. कहते हैं कि यदि आप दृढ़ रहोगे तो आप सफल होंगे और आपको बाधाओं पर काबू पाने में खुशी मिलेगी. तो ये स्किट भी इसी पे डिपेंड होता है, हेलन केलर की कुछ शब्द पे. मैं इस वक्त हमारे जो नरेटर हैं इस स्किट की, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं. परिंदों को नहीं दी जाती काली उड़ानों की, वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की. रखते हैं जो हौसला आसमां छू लेने का, रखते हैं जो हौसला आसमां छू लेने का, फिर कहाँ परवाह होती है उन्हें. आदरणीय निर्देशक महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, अतिथिगण, सीनियर्स, जूनियर्स एंड क्लासमेट्स एंड ऑल ऑफ यू, आप सभी को मेरा यानी कि खुशबू का प्यार भरा नमस्कार. मैं प्रस्तुत हूँ एक नाटक के साथ
आज मैं प्रस्तुत हूँ एक नाटक के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने प्ले हेलन केलर। पहला दृश्य, हेलन 7 साल की है। मिस्टर एंड मिसेस केलर बगीचे में टहल रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेलन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आज उसने क्या किया? आज ने नहाने से मना कर दिया और उसने बाहरी कंगी करने नहीं दी और बच्चे को फीड कराने की जिद कर रही है। फिर तो अपनी बहन के लिए भी खतरा बन सकती है। अब हम क्या करेंगे? उसे बोलना सीखना होगा, उसे अपने जज्बातों को बयां करना सीखना होगा, कोई ढूंढना होगा जो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन वो बोला सुन भी नहीं सकती ना, तो कैसे अपनी जज्बातों को बयां कर पाएगी? अरे आते समझो, उसे जरूरत है हमारी। प्लीज कोई ढूंढो जो उसकी हेल्प कर सके। चलो, मैं दृष्टिवादियों के लिए समर्पित स्कूल को पत्र लिखता हूँ और आशा करता हूँ कि वो जरूर हेलन की मदद के लिए किसी को भेजेंगे। थैंक्स अंकल। दूसरा दृश्य, परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड। स्कूल के डायरेक्टर हाथ में लिफाफा लिए हुए कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उनके साथ ही मिस एनी सुलेवान भी बैठी हुई है। क्या आपने मुझे बुलाया मैम? उन्होंने कहा कोई जरूरी काम है। हाँ एनी, आज मुझे मिस्टर ऑथर की तरफ से एक पत्र मिला। उनकी 7 साल की बेटी है हेलन केलर, जो कि डेफ ब्लाइंड है और वो कभी बोल और सुन नहीं सकती, देख और सुन नहीं सकती। अरे इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मैम? आप मेरी सबसे बेहतरीन टीचर हैं एनी। और क्या आपको याद है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका ऑलमोस्ट विजन चला गया था? हाँ, लेकिन काफी ऑपरेशंस के बाद अब मैं देख सकती हूँ। आप देख सकती हैं एनी, लेकिन हेलन कभी देख और सुन नहीं पाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रही हैं? क्या आप चाहती हैं मैं जाऊँ? क्या आपको लगता है ये मुझसे हो पाएगा? हाँ एनी, मुझे लगता है कि आप ये काम जरूर कर पाएंगी, इसीलिए मैंने पहले से ही आपके जाने के लिए ट्रेन की टिकट मंगा दी। क्या आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था? मुझे आप पर पूरा विश्वास है एनी। मुझे कब जाना होगा? आप कल निकलेंगी और 3 मार्च तक हेलन के घर पहुंच जाएंगी। कल? हाँ कल। अब जाइए और अपने जाने की तैयारियां कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे वहाँ भेजकर कोई गलती नहीं कर रहे हैं मैम। नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ये काम जरूर कर पाएंगी और हेलन की जिंदगी में एक आशा की किरण लाएंगी। तीसरा दृश्य, मिस एडी सुलेवान मिस्टर एंड मिसेस केलर्स के घर में है। हेलन बाहर बैठी हुई है। मिस एनी और मिस्टर एंड मिसेस केलर्स हेलन को देख रही है। मैं बहुत खुश हूँ मिस, आप यहाँ आई। मिस सुलेवान, मेरा नाम एनी सुलेवान मैसी है। मिस सुलेमान, ये है हेलन। अरे ये कितनी सुंदर है, मैं मिलना चाहती हूँ इससे। लेकिन मिस सुलेमान, ये पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी आपके साथ। मतलब ये अनजान है ना आपके लिए। मैं समझती हूँ मिस्टर केलर, लेकिन मैं इसी की हेल्प के लिए यहाँ आई हूँ। हेलन, हेलन। मिस सुलेवान हेलन के पास गई और हेलन ने मिस सुलेवान को धक्का दे दिया। एक मिनट, मैं हेलन के लिए कुछ लेकर आई हूँ। हेलन, डॉल। हेलन, डॉल। DOOL। हेलन, डॉल। जैसे ही मिस सुलेवान हेलन को डॉल स्पेल करके बताती हैं, हेलन मिस सुलेवान को धक्का दे देती है। ये बहुत होशियार है मिस्टर केलर। क्या आपको सच में लगता है मिस सुलेमान कि हमारी हेलन एकदम बात कर पाएगी? हाँ मिस्टर केलर, इसे हो पाएगा, ये कर पाएगी, ट्रस्ट मी। आप सही कह रही है। चलो, ये आपको भूख लग गई, खाना खा लो। मिस्टर हेलन एंड मिसेस केलर और मिस एनी सुलेवान डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हैं। मिस एनी और मिस्टर एंड मिसेस केलर्स डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और हेलन उनकी प्लेट से खाना उठाकर खा रही है। आपकी यात्रा कैसे रही मिस सुलेमान? कोई परेशानी तो नहीं आपको? ये हमेशा ही ऐसा बर्ताव करती है। हाँ मिस सुलेमान, ये अक्सर ऐसा किया करती है। हेलन प्लेट को धक्का मार देती है। क्या हो रहा है हेलन? ये ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती मिस्टर केलर, इसको और बच्चों की तरह बिहेव करना सीखना लेकिन होगा। कोई सामान्य बच्चे नहीं है ना मिस सुलेमान। देखो जो आपको ठीक लगे। हेलन, इसको मेरी जरूरत है और इसको समझना होगा कि ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। इसको ऑबे, मैनर्स
टेबल मैनर्स सीखने होंगे। आप सही कह रही हैं। मिस्टर केलर वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस केलर, क्या आप भी जा सकती हैं? मुझे थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करना है अकेले। मिस सुलेवान अपने कमरे में बैठी हुई स्वयं से बातें कर रही है। ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सबसे पहले मुझे हेलन को साइन लैंग्वेज सिखानी होगी, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमेशा मिस्टर एंड मिसेस केलर हेलन के पास रहते हैं। वो हमेशा उसको देखते रहते हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। मिस्टर केलर, मुझे हेलन के साथ एक अलग जगह रहना होगा। क्यों? क्योंकि उसे एक अलग एनवायरनमेंट की जरूरत है। और हाँ, अकेले रहना है मतलब अलग रहना है। इसका मतलब ना आप उसे मिल सकते हैं ना बात कर सकते हैं। इसका मतलब उसके साथ अकेले रहना चाहती है? हाँ मिस्टर केलर, उसको मेरी जरूरत है और हम अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे, तभी वो सीख पाएगी। लेकिन आप उसको यहाँ भी सिखा सकते हैं ना। हेलन को सीखने के लिए जो जो चीज चाहिए हमारे पास भी यहाँ पर भी उपलब्ध है। नहीं मिस्टर केलर, वो आप दोनों का बहुत फायदा उठाती है। उसे पता है आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो नहीं सीख पाएगी। मुझे नहीं पता मिस सुलेमान। मिस्टर केलर, क्या आप चाहते हैं आपकी बेटी ऐसे ही खाना खाए? ट्रस्ट मी, उसे मेरी जरूरत है, उसके भले के लिए है। समझ सकता हूँ मिस सुलेमान। आपके पास 2 हफ्ते का टाइम। 2 हफ्ते नहीं मिस्टर केलर, मुझे और टाइम चाहिए। सिर्फ 2 हफ्ते मिस सुलेमान। ओके मिस्टर केलर, मैं अपना सामान बांध कर आ रही हूँ। क्या आवाज नहीं आ रही है? हाँ मिसेस केलर, मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, मैं हेलन को लेके आती हूँ। ठीक है मिस सुलेमान, याद रखना मेरी बात, सिर्फ 2 हफ्ते। चौथा दृश्य, मिस एनी सुलेवान और हेलन दोनों एक अलग कॉटेज पर हैं। मिस सुलेवान हेलन को टडोमा और टेक्टाइल मेथड द्वारा फिंगर स्पेल करना सिखा रही है और हेलन को नई चीजें सीखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मिस एनी सुलेवान टडोमा और टेक्टाइल मेथड द्वारा हेलन को स्पून लिखना सिखा रही है। SPOON स्पून। हेलन, पिक द स्पून। हेलन, मिस सुलेवान हेलन को चम्मच से खाना खाना सिखा रही है, लेकिन हेलन हाथ से ही खाना खा रही है। हेलन, पिक अप द स्पून। हेलन चम्मच को नीचे गिरा देती है। Get up, Helen. Pick up the spoon, Helen. Get back to your table. Sit down. Now pick up the spoon and eat your food. हेलन अब सीख रही है कि चम्मच से खाना कैसे खाना है। Very good, Helen. You can do it. Good. हेलन अब चम्मच से खाना खाना सीख चुकी है। मिस सुलेवान पर हेलन को धीरे धीरे ही सही भरोसा होने लगा है। धीरे धीरे ही हेलन मिस सुलेवान पर भरोसा अब करने लगी। I think I need a water, Helen. Wait. मिस सुलेवान हेलन को टडोमा और टेक्टाइल मेथड द्वारा ही वाटर फिंगर स्पेल करना सिखा रही है। Helen, W-A, Helen, W टडोमा और टेक्टाइल मेथड का यूज करते हुए मिस सुलेवान हेलन को वाटर फिंगर स्पेल करना सिखा रही है। I think you need a more water. मिस सुलेवान जग से पानी गिलास में डालती हैं, जो कि हेलन के हाथ में गिरता है। हेलन हाथ में गिरे पानी को टच करके फील कर रही है। हेलन, वाटर। हेलन, W-A मिस सुलेवान हेलन को टेक्टाइल और टडोमा मेथड वाटर वाटर फिंगर स्पेल करना Now सिखा you can रही do है। W, very good. A-T-E-R. Very good, Helen. Very good. वाटर फिंगर स्पेल करना सीख चुकी है। Very good, Helen. तुम कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, हेलन। और अचानक ही वहाँ मिस्टर एंड मिसेस केलर आ जाते हैं। अरे मिस्टर एंड मिसेस केलर, आप यहाँ? सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ मिस सुलेमान, हम तो अपनी हेलन को लेने आए थे, लेकिन अपनी हेलन को आपके साथ सीखते हुए देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। माय प्लेजर मिस्टर केलर।
सुलेमान, हम समझ चुके हैं कि टीचर हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट हुआ है, इसलिए आप प्लीज इसको टीचर वर्ड स्पेल कराना सिखाइए। टेक्टाइल मेथड का यूज करते हुए मिस सुलेमान हेलन को टीचर फिंगर स्पेल करना सिखा रही है। आर टीचर हेलन, नाउ यू T E A C H E R, वेरी गुड हेलन। हेलन टीचर फिंगर स्पेल करना सीख चुकी है। ये आपकी ही हार्ड वर्किंग का रिजल्ट है कि आप हमारी बच्ची अपनी बातों को रख पा रही है, अपनी जज्बातों को बयां कर पा रही है, जो हमारा मेन कंसर्न था। हमको यकीन ही नहीं हो रहा था। थैंक यू मिस सुलेमान। तो साथियों, ये था प्ले हेलन केलर। उनकी टीचर यानी कि मिस सुलेमान का रोल निभा रही थी प्रियंका शर्मा, मिस्टर केलर का रोल निभा रहे थे हरदयाल, मिसेस केलर का रोल निभा रही थी रीता एंड पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड स्कूल के डायरेक्टर का रोल निभा रही थी राखी और प्ले मैनेजमेंट देख रही थी शकीना मलिक और मैं आपके सामने नरेटर का रोल निभाते हुए खुशबू विश्वकर्मा। बच्चा हो या नॉन डिसेबल्ड बच्चा हो स्टूडेंट हो पर्सन हो ये बोलिए, उसके लिए लाइफ में मैनर्स, डिसिप्लिन, स्ट्रगल, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, अच्छा बिहेव करना सीखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे कि आपने प्ले में देखा कि मिस सुलेमान हेलन को डिसिप्लिन कैसे सिखा रही है, मैनर्स कैसे सिखा रही है, रिस्पेक्ट करना कैसे सिखा रही है और इसके साथ ही साथ लाइफ में स्ट्रगल करना कैसे सिखा रही है। और हेलन ने भी सीखा, कैसे सीखा? मिस सुलेमान की रिस्पेक्ट करते हुए सीखा, हर वो चीज सीखा जो मिस सुलेमान ने उन्हें सिखाया। हेलन ने लाइफ में स्ट्रगल्स करना सीखा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने एक ठान लिया कि उन्हें अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है। जहाँ एक और मिस सुलेमान ने भी ठाना कि उन्हें हेलन को सिखाना है, वही दूसरी ओर हेलन ने भी ठाना कि उन्हें लाइफ में करना है। तो ठीक इसी तरह ही हमें अपनी लाइफ में हार नहीं माननी है, एक हमें दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हमें ये करना है। तो याद रखना, सफलता की सीढ़ी संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो पास नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशन से इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वक्त हमारे आप लोगों से कुछ कहना चाहता है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज आए और अपने शब्द थैंक यू मैम। तो दर्शक मित्रों, जैसे आपने इस प्ले में देखा कि किस प्रकार एक टीचर और स्टूडेंट के एक कॉम्बिनेशन से किस प्रकार जो अतुलनीय, जो अविश्वसनीय चीज था वो कैसे सफल हो पाया। हम किस प्रकार से बेहतर चीज तलाश कर हम अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हम एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, मगर टूट जाए पत्थर ऐसा शीशे की तरह। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। अब मैं आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस्टर प्रशांत यादव जी को, जो कि हमारे
ये ज्यादा क्लैपिंग्स नहीं हो गई थी कुछ, है ना? ठीक है। सो उससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं, मैं गूगल से एक जो हेलन केलर ने अपनी ट्वीट बोली थी, ठीक है, मैं उसको पढ़ देता हूं, बाकी नमस्कार उसके बाद में कर लेंगे। विश्वास वह ताकत है जिससे बिखरे हुए अंधकार दुनिया में भी रोशनी लाई जा सकती है। ठीक है, विश्वास। अब हमारे जो इंजीनियर मनीष वर्मा सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने आज का प्रोग्राम करने के लिए हमें यहाँ पे ये मंच दिया। और मैं जितने भी मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, या मैं कहूँ मेरे भविष्य में बनने वाले जो मेरे कलीग्स हैं, उनका मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। विश्वास, जो एक हेलन केलर ने कहा था, उन्होंने विश्वास दिखाया एनी सुल्वान पे, है ना? दिखाया ना, तभी तो उन्होंने क्या सीखा, एक ब्रेल लैंग्वेज सीखी, एक साइन लैंग्वेज सीखी, और उसके बाद उन्होंने इस विश्व में हम उनको हर साल 27 जून को उनका जन्म दिवस मनाते हैं। तो कोई बताएगा कि आज हम उनका कौन सा जन्म दिवस मना रहे हैं? 143। मेरे बताने के बाद क्यों नरेश? ये साबित कर दो, आपने बताया था। ठीक है, तो हम उनका 143वां जन्मदिन आज मना रहे हैं। द वे ऑफ माई लाइफ या द लाइफ ऑफ माई। सो हमने जो सबसे पहला शो देखा, या हम कहें एक प्रोग्राम देखा, जिसको हमारे बीएड डीबी के स्टूडेंट्स ने प्रस्तुत किया था आप सभी के सामने, तो वहां से हमने एक चीज तो समझ ली थी कि जितना हम अपने बच्चे पे विश्वास दिखाएंगे या जितना हम अपने शिक्षक पर विश्वास दिखाएंगे, हम तभी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं तो हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तो शिक्षक का एक रोल हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब हम शिक्षक बनेंगे तभी हम किसी को क्या करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और सिखाने के लिए शिक्षक बनना ये हमेशा से जरूरी नहीं है कि आप शिक्षक भी बने, एक दोस्त बनकर भी आप किसी के लिए उसके अच्छाई और बुराई को वहां पे उसको बता सकते हैं कि वो कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, सबको पता है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कोई बताएगा हेलन केलर के नाम के साथ वो भी यूनिवर्सिटी जुड़ी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन किया था वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया था। पता था किसी को? हाँ, 1904 में। धन्यवाद अमित जी, आपने इतना बताने के लिए। और उनकी जो जीवनी है, जिसको हम बायोग्राफी बोलते हैं, उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ACLU, अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन, किस लिए जाना जाता है? ACLU है जो अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन है, उसमें हेलन केलर को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, या कहते हैं उन्होंने समाज हित के लिए उस संस्थान ने उनको वहां पे जगह मिली। अब इसी में से कि हमें उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये तो सभी पता है कि एनी सुल्वान और हेलन केलर जो एक टीचर थी और एक स्टूडेंट थी, दोनों का आपस की लाइफ में या एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंस था। तो 2 प्रोग्राम हमारे हुए, तो अब मैं उस चीज को दोबारा से दोहराऊं कि उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के लिए क्या किया। लेकिन यहाँ पे हमें एनी सुल्वान के लिए भी एक छोटा सा क्लैप करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टीचर थी वो खुद से फ्लाइंग थी। किसी को पता है, एनी सुल्वान जो एक टीचर थी वो भी एक विजुअल इम्पेयर्ड टीचर थी। सो जब तक हम किसी के बारे में नहीं जान पाते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए विश्वास रखिए, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके शिक्षक हों, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और जो हमारा अगला प्ले है, मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूं बीएड स्पेशल एजुकेशन VI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जो अपना यहाँ पे एक प्रोग्राम है वो प्रस्तुत करेंगे, और उसका नाम है राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नाटक
दर्शकों के मनोरंजन के लिए है, किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को भड़काने के लिए नहीं। Very prosperous morning to all. On the occasion of birthday of Helen Keller, we present the play which is titled as Rights of Disability, that wipes out social stigma and cause of this stigma, people can't make differences between ability and disability. Account of social stigma led people not to be progressive. That's why we try to purge the all account that patronize the social stigma. It has 3 acts. First act is RTO office. शादी नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, नमस्कार। आपके लिए लाया हूँ गर्मा गर्म चाय। अरे शुक्रिया भाई शेरपा, गर्मा गर्म चाय के लिए शुक्रिया। आजकल तो सिर्फ चाय से ही काम चलाना पड़ता है। अरे पहले तो गर्मा गर्म पकौड़े और अन्य नाश्ते भी हुआ करते थे, लेकिन आजकल कहाँ, और होगा भी कैसे। पहले सामाजिक चंदा जो आता था, जो समाज कल्याण की ओर से होता था, आजकल वो भी नहीं आ रहा। क्यों भाई नेहा जी? और आएगा भी कैसे, क्योंकि सरकार ने आजकल सब ऑनलाइन जो कर दिया है, मुश्किल ही मिल पाता है। क्यों नीता जी? सही कहा नेहा जी। और शुक्ला जी, याद है ना, पिछली बार एक मोटा सा भी फंसा था, 5,000 रुपए लिए थे, चाय पकौड़ी खाई थी और अलग से मस्त मूवी देखी, कितना मजा आया। अब तो कोई शायद ही भूला भटका ऑफिस की तरफ आएगा जो कभी हमें मोटी दावत उड़ाने का मौका देगा। क्यों भाई शेरपा, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ साहब जी, बिल्कुल। आजकल तो सरकारी सैलरी और कितना कम हो गया है। सरकारी सैलरी कम तो हो गया और ऊपर से बीवी का माल अलग से पड़ता है। हाँ, ये किधर से चले आता है? या ये हमें तो डीएल बनवाना है। अरे जाओ जाओ जाओ। अरे कहाँ चले आ रहे हो? दिख नहीं रहा है, 12 बज रहे हैं, लंच टाइम हो रहा है। भाई ऑफिस का भी कोई नियम कानून होता है, कोई टाइम तो होता है। आपको नहीं पता कि ऑफिस में कब से कब तक काम होता है, और लंच टाइम भी कोई चीज होती है। चलो आ ही गए तो काम बताओ, क्या काम है? हमें डीएल बनवाना है। किसका? इनका। तो ये क्यों बोल नहीं रहे, आप क्यों बोल रहे हो? इनको बोलने में और सुनने में दिक्कत है। क्या? बोलने में और सुनने में दिक्कत है? कैसे लोग चले आते हैं? अरे नेहा जी, क्या आपने भी कभी सुना है गूंगे और बहरों को गाड़ी चलाते हुए? नहीं, मैंने तो कभी ना सुना ना देखा है। कैसे कैसे लोग चले आते हैं? अरे मैंने भी नहीं देखा, पहली बार ऐसे नमूने देखे हैं। बस कीजिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आप लोग सरकारी सीट पे क्या बैठ गए, खुद को तुरमखा समझ रहे हो आप लोग? आप लोगों को ये सरकारी सीट आपकी योग्यता से नहीं बल्कि घूस दे के मिली है, घूस दे के। अरे जाओ जाओ, आप जैसे तो कितने ही आते हैं रोज, और आप बात कर रहे हो भाई साहब। अरे आप तो समझ भी नहीं है, जितना चंदा मंदिरों में भी नहीं आता जितना यहाँ आता है यहाँ। और आप जैसे 50 आते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं ना सरकारी नौकरी की, अरे आपको क्या पता है सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पेपर भेजने पड़ते हैं? करोगे ना, जब पता चलेगा। चले आए पता नहीं कहाँ से। अरे भाई शेरपा, जाओ ले जाओ इनको यहाँ से। आपको छोड़ो मैं नहीं। हेलो सर। क्या बात है सर? सर हमें FIR दर्ज करवानी है। क्या हुआ? सर हम डीएल बनाने के लिए गए थे ऑफिस, और ये हमारे सर हैं, इनको सर थोड़ा दिक्कत है बोलने में, सुनने में। तो हम उनके डीएल के लिए गए थे, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने डीएल देने से मना कर दिया। ऊपर से
हमारे साथ बड़ी रूडली बात की उन लोगों ने। अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठो, अभी मैं सर से बात। जय हिंद सर। जय हिंद रामलाल, बोलो क्या हुआ? सर 2 लोग आए हुए हैं, वो अच्छा? आरटी ऑफिस से। हाँ। उनका डीएल बनाने से मना कर दिया। उसमें से जिसका डीएल बनना है वो सुन नहीं सकता, ना ही हाँ बोल सकता। अंदर भेजो उन्हें, मैं उनसे बात करता हूँ। आइए इधर बात कीजिए। हेलो सर। चलो बोलो, क्या दिक्कत है आपकी? सर हमें डीएल देने से मना कर दिया गया है। ये इनका कहना ये है कि जो ये उनको हम लाइसेंस नहीं दे सकते इनकी डिसेबिलिटी को देखकर, और इनका मजाक भी बनाया गया है सर। तो बात तो सही है, ये तो मेरे को भी समझ नहीं आया। दिखता नहीं, सुन नहीं सकते, तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? सर इनको दिखता है, बोलने में सुनने में दिक्कत है इनको। और गाड़ी सर जैसे लोग सामान्य लोग चलाते हैं वैसे ही चलाएंगे। एक सोशल स्टिग्मा या ऐसी अवधारणाएं बनी है कि ये लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये हर काम को अच्छे से कर पाते हैं। जैसा आप कह रहे हो, अगर वैसा है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल इस पे कार्रवाई करेंगे। हाँ मेरा रामलाल। यस सर। जल्दी काम पे लगो। ओके, आइए इधर आइए। बताइए, प्रार्थी का नाम बताइए। श्यामलाल। अच्छा, कब गए थे आप आरटीओ? 22। ठीक है, आपकी FIR लिख ली गई है, यहाँ साइन कर दो आप। सर एक दे दें कॉपी ने? एक इनको दे दो, अपने पास एक रखो। ठीक है, ये लो एक, और कल को 12 बजे आना है, टाइम से आ जाना, ठीक है? अदालत आना, ठीक है? नेक्स्ट सीन, कोर्ट रूम। महोदय, मैं अदालत को यह बताना चाहूँगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी श्रवण शक्ति जो केवल ना के बराबर हो, उसे सरकार लाइसेंस प्रदान करने की स्वीकृति कैसे ले सकती है? महोदय, मैं आपके माध्यम से मिस्टर मल्होत्रा से ये पूछने की गुस्ताखी चाहूँगा कि क्या एक श्रवणवादी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति दे तो क्या ये एक सभ्य समाज के लिए खतरे की चेतावनी नहीं होगी? महोदया, मैं मिस्टर भाटिया जैसे अपने काबिल दोस्त को यह आगाह करना चाहता हूं कि जिस सभ्य समाज की बात वह कुतर्क के आधार पर कर रहे हैं, वह समाज महिलाओं के उत्थान एवं अधिकारों को उजागर करने में क्यों असफल रहा जब वह समाज अपनी सभ्यता की शुरुआत में था। खैर, मैं इस मसले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं अपने दोस्त की रग रग से वाकिफ हूँ। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बावजूद इसके मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि विकलांगता योग्यता की दुश्मन नहीं होती जब वह अपने अधिकारों की बात करे। महोदय, मेरा मकसद मिस्टर मल्होत्रा साहब के मुवक्किल का मखौल उड़ाना नहीं है, अपितु मेरा मकसद अदालत को सच्चाई से अवगत कराना है। चलिए मान लेते हैं श्यामलाल जी को कुछ देर के लिए एक बस ड्राइवर, जज साहिबा उसी बस में मैं भी एक यात्री हूँ। अब आप कल्पना कीजिए कि मुझे लाजपत नगर उतरना है। ये जनाब तो सुन नहीं सकते। मैंने इन्हें बस रोकने को कहा, किंतु ये समझ कैसे पाएंगे कि यहाँ पर फलाने व्यक्ति को उतरना है। जज साहिबा, उसी बस का ड्राइवर श्यामलाल के अलावा कोई दूसरा होता तो वो बस रोक देता, किंतु ये जनाब तो कुछ समझ ही नहीं सकते। महोदया, मिस्टर भाटिया जी जिस बात को इतना पेचीदा बनाकर पेश कर रहे हैं, दरअसल वह इतनी पेचीदा नहीं है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि अगर किसी बस का ड्राइवर मिस्टर श्यामलाल है, तो आज के तकनीकी युग में जबकि सहायक उपकरण उपलब्ध है, तो बस में भी सहायक उपकरण नाम की चीज होती है। उदाहरण के लिए लाइट्स और इंडिकेटर लाइट्स, जिनके जलने पर श्यामलाल तो क्या बाकी सभी व्यक्ति भी यह समझ सकने में समर्थ है कि बस को कहाँ रोकना है। महोदया, मेरे काबिल दोस्त मेरी यह बात नहीं समझ पाए कि मैं बात उपकरणों की नहीं अपितु समझ की कर रहा हूँ, किंतु मेरे दोस्त को शायद जानकारी नहीं है, तो मैं उनकी जानकारी में कुछ इजाफा करना चाहूँगा। अभी हाल ही में टाइटैनिक को दिखाने एक टाइटन पनडुब्बी जो अपने समस्त उपकरणों सहित समुद्र में डूब गई और उसमें सवार 5 व्यक्ति मारे गए। महोदया, मेरे दोस्त शायद भूल गए कि बगैर साधन के समझ का विकास नहीं होता। जैसे सितार, जिसे बजाने की समझ सितार के अस्तित्व पर निर्भर करती है। अगर सितार ही नहीं होगा
तो उसे बजाने की समझ भी विकसित नहीं होगी। मेरे दोस्त ने शायद सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा। अगर वह गलती से भी इसे पढ़ लेते हैं तो विकास और साधन के बीच का अंतर उन्हें स्पष्ट हो जाएगा। महोदया, मैं अपने काबिल दोस्त को सांख्य दर्शन फिर से पढ़ने की सलाह मुफ्त में देना चाहूंगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आदिकाल के इतिहास पर गौर करें तो हम यह पाते हैं कि उस समय पहिए जैसी कोई वस्तु नहीं थी, फिर भी उस समय के लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, जिससे इस बात का नमूना यह स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु का होना या ना होना उसका कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है कि आदि मानव टूटे तने के पेड़ पर बैठा हो, जिसके बैठते ही वह लुढ़कना शुरू हो गया हो, किंतु फिर भी महोदया प्रमुख तो साधन ही है। वैसे भी मौजूद लोगों में से इतिहास में कोई नहीं था, अतः सटीकता प्रमाणित करना तो वैसे भी नामुमकिन है। मैं अपने दोस्त से यह उम्मीद करता हूँ कि वह अदालत का कीमती समय दर्शन बताने में जाया न करे, अपितु यह सिद्ध करके दिखाए कि विकलांगता योग्यता में बाधक किस प्रकार है, क्योंकि लाइसेंस न देने के पीछे तो ये विकलांगता को ही आधार बनाकर बात कर रहे हैं। महोदया, मेरे काबिल दोस्त विकलांगता और योग्यता की बात करते हैं तो मिस्टर मल्होत्रा साहब, आप सीपी के मरीज को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दिला देते? फाइटर जेट ही क्यों, फिर तो मल्होत्रा साहब आप उन्हें हैवी मशीन गन दिलाकर और दुश्मनों की सामना करने के लिए भी भेज सकते हैं। महोदय, मेरे दोस्त परिस्थिति और इससे संबंध रखने वाली प्रकृति जो परिस्थिति को प्रभावित करती है को समझने में असमर्थ है। महोदया, मैं सीपी के मरीज को वह सब देने को तैयार हूँ जो मेरे फाजिल दोस्त कह रहे हैं, परंतु क्या ये एक दर्जी को सुई के बजाय तलवार से कपड़े सिलने की सलाह दे सकते हैं? महोदया, मैं अपने दोस्त की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि किसी भी वस्तु को बगैर जाने उसे चालित करने की अनुमति दे। मैं मिस्टर मल्होत्रा से चाहूंगा कि कोई एक ऐसा नमूना वो अदालत को बताएं जिससे यह साबित होता हो कि आज से पहले किसी मुख बधिर को वाहन चलाने की अनुमति मिली हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त बमुश्किल ही सही मुद्दे की बात पर आने के लिए तत्पर रहे, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। महोदया, जिस साक्ष्य की यह बात कर रहे हैं उसका एक नमूना मैं अभी पेश करता हूँ, जिसे कुछ इस प्रकार बयान किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय खंडपीठ, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं संजीव खन्ना, केस नंबर WPC 10849/2009, केस टाइटल द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ एंड NR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ ऑर्डर 14 फरवरी 2011 के आदेश में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एक श्रवणबाधी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें पास होने पर वह ड्राइविंग लाइसेंस लेने के योग्य हो जाता है। महोदया, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस वक्तव्य को मैं और आगे भी बढ़ा सकता हूं, किंतु समय की नजाकत को देखते हुए मैं यह उचित समझता हूं कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे यहाँ कहते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि एक सभ्य समाज का व्यवहार दिव्यांगों के प्रति वैसा ही है जैसा सिगमंड फ्रॉइड का स्त्री जाति के प्रति है। जैसे कि वह स्त्री जाति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि स्त्री को परिभाषित उनके पुल्लिंग अस्तित्व के न होने से है। कुछ ऐसा ही समाज का व्यवहार दिव्यांगों के प्रति है, जो दिव्यांगता को प्राथमिकता देते हुए उनकी योग्यता एवं क्षमता को दरकिनार कर देता है। ठीक ऐसे ही सभ्य समाज महिलाओं के प्रति भी करता है, जहाँ ये स्त्री जाति के स्त्रीलिंग को महत्व देते हुए उनकी क्षमता, बौद्धिकता एवं योग्यता का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। मैं अदालत के माध्यम से अमृत्य सेन द्वारा लिखे गए एक लेख का शीर्षक क्षमता सिद्धांत
कैपेबिलिटी है में मूलतः दो महत्वपूर्ण घटकों की बात की है। पहला है क्षमता ही स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। दूसरा प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अवधारणा स्वतंत्रता को बाधा बनना बने। उपरोक्त विवरण एवं तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरटीओ दफ्तर श्यामलाल जी को लाइसेंस एवं निर्देशित प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध कराए जाए। ऑर्डर।